तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज वेलकम है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में, जिसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी का हम रिव्यू कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि क्लास 11 में 3 किताबें चलती हैं भूगोल विषय के लिए, जिसमें जो तीसरी किताब है जिसका टाइटल है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर जो आज हम बात करने वाले हैं जिस पर 8वां है, इसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो में चैनल में मिल जाएगी और वहाँ पर जो इसके 7 चैप्टर हैं पहले से लेकर के 7वें तक के, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इसमें हम थोड़ा सा वायुमंडल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे उसका कंपोजिशन है उसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो वायु है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके कुल द्रव्यमान का जो 99% है वो पृथ्वी की सतह से करीब 32 किलोमीटर की हाइट तक स्थित है। यानी कि अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका 99% हिस्सा पृथ्वी के कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसको आमतौर से आप इसको क्षोभ मंडल समझ सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप इसको कि क्षोभ मंडल से लेकर के मान लीजिए क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल से एक एक लेयर आप ऊपर ले लीजिए। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ उसके स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। बात करें यहाँ पर इसकी, तो वायु जो होती है रंगहीन गंधहीन है, सभी लोगों को मालूम है। जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वायु क्या होती है, जब ये ब्लो होती है तभी इसको हम फील कर सकते हैं पवन के रूप में जब ये बह रही होती है। बात करते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। तो वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। 3 चीज़ों से बना हुआ है बेसिकली, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ गैसेज, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है धूल के कण। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कि जब आप 120 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे तो आपको वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगी, एकदम खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। यानी कि आप ये देखोगे कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ऊपर तक पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है और जलवाष्प वगैरह ये तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई से जैसे ही आप ऊपर जाओगे वैसे ही क्या होगा, जो ये हैं ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, यहाँ से नगण्य हो जाएंगे और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जाएगी। वायुमंडल 3 चीज़ों से बना है, गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों से। बात करते हैं गैसों के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। यानी कि दोस्तों होता क्या है, पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सौर विकिरण होता है उसको तो ये क्या करते हैं, आने देती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है इसके लिए क्या करती है, अपारदर्शी। यानी कि जो रिफ्लेक्ट होकर के लौटता है इसको ये बाहर निकल करके जाने नहीं देती है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। यानी कि दोस्तों इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन फिर संभव भी नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि यही वो गैस है जो क्या करती है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बना करके रखती है। यानी कि जरूरी जितना टेम्परेचर है, ये जो पृथ्वी का तापमान जितना जरूरी, जो कमरे का एक तापमान होता है हमारा, वो जो है बना करके रखने में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये गैस हमारे वायुमंडल से हटा दी जाए तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। 2 सिचुएशंस आएंगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि पृथ्वी पर जो सौर विकिरण है, जो अभी तक टेम्परेचर है, वो क्या होगा, पूरी तरीके से वो यहाँ पर आएगा और वो पूरी तरीके से लौट जाएगा। जब पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाएगा तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो इसको यहाँ पर क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। तो यह क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, यानी कि जो आप लोग देखते होंगे पूरा का पूरा जिसको हरित गृह प्रभाव हम लोग कहते हैं, इसके लिए पूरी तरीके से ये जो है क्या होती है, उत्तरदायी होती है। दूसरी, गैसों का आयतन स्थिर है जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और बढ़ रहा है। और बढ़ने की देखो, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर मान लीजिए इतनी है, अब क्या करता है, सौर विकिरण आया तो आने के सौर विकिरण इसने आने दिया, अब पार्थिव विकिरण लौटा, इसने वापस इसको यहाँ लौटा दिया। तो अब क्या हुआ, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो एक नियत होगा, कुछ हिस्सा इसका बाहर भी निकल जाता है। लेकिन अगर ये लेयर जब और ज़्यादा ऐसे घनी, और ज़्यादा घनी ऐसे होती चली जाएगी, और ज़्यादा एकदम टाइट ऐसे होती चली जाएगी, तो जो ये थोड़ा हिस्सा इसका निकल जा रहा था, ये थोड़ा हिस्सा इसका लौट करके जो प्रतिबिंबित हो रहा था, अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये ज़्यादा क्या करेगा, यहाँ पर हीट जो होगी उसको ज़्यादा वापस करने लगेगा। जब ज़्यादा हीट वापस करने लगेगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। इसने हवा के ताप को क्या किया, बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, 10 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो जो है 15 से 25 किलोमीटर के बीच में सबसे इसका जो मोटा लेयर होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करती है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचते से रोकती है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सन की, वो मनुष्य के लिए हानिकारक है, कैंसर जैसे जो है तमाम सारे
बीमारियों को जन्म देती हैं। इस वजह से क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज को सक कर लेता है, सोख लेता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता है। अब ये क्या हो जाता है, कहीं कहीं पर जैसे जो ये जो ओजोन की लेयर है ये हल्की हो गई, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक नहीं पाती है और ये धरती पर आ जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों में तमाम सारी तरीके के जो बीमारियाँ और रोग हैं वो हो जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जलवाष्प की। 3 चीज़ें बताया था ना, गैस, जलवाष्प और धूलकण। गैस समझा दी, अब जलवाष्प के बारे में बताता हूँ। जलवाष्प वायुमंडल की उपस्थिति में ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। ठीक है, यानी कि अगर गर्म हीट टेम्परेचर है उष्ण कटिबंध में है तो हवा के आयतन का कितना प्रतिशत होगा, तो करीब करीब ये 4% के आसपास होगा। जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे और रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा का आयतन 1% के आसपास में होता है। क्या होता है, वहाँ पे हवा विरल हो जाती है, फिर भारी होकर के बैठ जाती है, तो वहाँ पर हवा का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, जलवाष्प का आयतन कम हो जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होती है। सबसे ज़्यादा जलवाष्प कहाँ पर होती है, विषुवत वृत्त, यानी कि जो आपका मेडिटेरियन लाइन है, भूमध्य रेखा, यहाँ पर होती है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये कम होती चली जाएगी। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को क्या करती है, संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह काम करती है, यानी कि ये क्या करती है दोस्तों कि पृथ्वी से निकलने वाला जो ताप होता है उसको ये संग्रहित करती है और जो सूर्य से निकलने वाला ताप होता है उसको भी क्या करती है, अवशोषित करती है। तो एक तरीके से कंबल जो हीटर टाइप का होता है उसका ये काम करती है तथा पृथ्वी को ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होने देती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने देती है, बल्कि जलवायु क्या करती है, तापमान को जो है स्थिर और स्थिर होने में भी क्या करती है, योगदान यहाँ पर करते हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि जलवाष्प का योगदान वायुमंडल में क्या है, तो ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है। लास्ट में बात आती है धूल कणों के बारे में। तो वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे छोटे कण जैसे तमाम सारे, जैसे समुद्र का नमक हो गया, महीन मिट्टी हो गया, धुएं की कालिमा हो गया, राख हो गया, जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं वो हल्के हल्के जो हवा में उड़ा करती हैं, इन चीज़ों को होता है। इससे क्या होता है कि इसके आसपास में जो होता है तो ये आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं, जिससे चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर के क्या बादलों का निर्माण करते हैं। तो धूल कण कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बादलों के निर्माण में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर काम अपना करके दिखाते हैं। ठीक है, अब बात आती है वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो जो मैं अभी आपको बताया था कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा, तो 50 किलोमीटर की बात आई थी। 50 किलोमीटर तक वायुमंडल होता है, 10 किलोमीटर के आसपास में क्षोभ सीमा होती है। ठीक है, समताप मंडल जो हमारा होता है वो करीब करीब 50 किलो होता है, 45 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास, 50 किलोमीटर में समताप सीमा होती है। यहीं तक वायुमंडल पूरा पाया जाता है, इसके बाद में वायुमंडल खत्म होते चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अब वायुमंडल की संरचना की बात आती है। दोस्तों वायुमंडल की संरचना क्या होती है कि जैसे जैसे सतह के साथ घनत्व तो अधिक होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक है, तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 संस्तरों में बांटा गया। 5 संस्तर होते हैं किसके आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ये सबसे नीचे का स्तर होता है और ये पृथ्वी की सतह से करीब करीब 13 किलोमीटर की ऊंचाई और ध्रुवों के आसपास ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर, यानी कि ऑन एन एवरेज 13 है। ध्रुवों के पास में देखोगे तो 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर देखोगे तो 13 किलोमीटर, यहाँ तक ये क्षोभ मंडल जो है ये पाया जाता है। ठीक, और जब सारे मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं सारे के सारे इसी में होते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, एक नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब क्षोभ मंडल के ऊपर मिलता है समताप मंडल और दोनों को अलग करने के लिए एक सीमा बनाई गई है जिसका नाम है क्षोभ सीमा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं, जो क्या करती है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्या कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है। ठीक है, अब मध्यम मंडल कहाँ पर पाया जाता है, तो ये समताप मंडल के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है, मध्यम मंडल पाया जाता है। मध्यम मंडल के ऊपरी परत को क्या फिर बोला जाता है, तो इसको मध्य सीमा बोलते हैं। मध्य सीमा के बाद में फिर आयन मंडल। आयन मंडल में देखोगे आप, इसमें जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होती हैं वो पाई जाती हैं, इन्हीं को आयन बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। तो आयन मंडल से याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत अवशोषित जो कण है वो पाए जाते हैं। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यहीं से लौट करके आती हैं और यहाँ पर पृथ्वी पर लौट करके आते हैं। ठीक है, इसके यहाँ जब इसको आप पार करेंगे तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर है वायुमंडल, जो सबसे ऊपर होता है, इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है मौसम और जलवायु के तत्वों के बारे में। तो इसमें 9, 10 और 11 में इस चैप्टर की जानकारी हम लोगों को बहुत अच्छे से अभी देखने को मिलेगी। अभी इसमें 5 सवाल है, मैं 5 सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, इनका आंसर आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है। सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत आसान सा सवाल है। दूसरा सवाल, वायुमंडल की कौन सी परत है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये भी बहुत आसान सवाल है। तीसरा सवाल, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी, ये किससे संबंधित है, गैस से, धूल कण से, जलवाष्प से या फिर उल्कापात से। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मैंने आपको बताया था 90 किलोमीटर तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एकदम जीरो हो जाते हैं और ऑक्सीजन आपको बताना है कि कहाँ पर पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन एकदम जीरो हो जाती है। पांचवा सवाल, ये भी सवाल आसान है,
5वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? मैंने भी आपको समझाया था कि इसमें क्या होता है, सौर विकिरण तो अंदर आ जाता है लेकिन पार्थिव विकिरण को ये क्या करती है, वापस पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को वापस नहीं जाने देती, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो ये आपको यहाँ पर 5 सवाल है जिनका वीडियो में आपको एक एक करके कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो थैंक यू सो मच।